था, हल्का सा मुझे एक पासिंग रेफरेंस बताइए। कहाँ तक? पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन हम पढ़ रहे थे, ठीक है जी, वेरी वेल। So in the last class we were discussing about the pecuniary jurisdiction. उसको थोड़ा सा और डीप में समझा जाए और थोड़ा सा और पढ़ा जाए, क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं ये चीजें। उसको आप धनीय बोलिए, वित्तीय बोलिए, जो भी आपको, जैसे भी आपको सो एंड सो फोर्थ जैसे आपको कहना है वैसे कहिए। मैम का पहले लेक्चर इसलिए रखा है क्योंकि मैम अपना आए 8-8:15 लेक्चर स्टार्ट करे, 9:30-9:45 तक लेक्चर खत्म हो जाए उनका, फिर शी इज फ्री फॉर द एंटायर डे, फिर वो घर जा सकते हैं, अपना पीजी जाएं, लाइब्रेरी पढ़ें, क्योंकि उनका मेंस है ना 31 का। मैम इज गिविंग अटेम्प्टिंग मेंस, और अपना यही कि थोड़ा सा पुश किया जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट को कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और मेंस का जो बैच चल रहा है अपना वो बहुत अच्छा चल रहा है अभी। अपना जो मेंस का बैच चल रहा है अभी करंटली, कल उनका जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बताया है। ये बहुत टफ चीज नहीं है, जजमेंट लिखना, ऑर्डर लिखना बहुत टफ नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। जब ये इसको अभी इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि आप अंदर से जोश होगा ना, जो जील होता है, अरे हर काम करने का एक जोश होता है, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए आप एक छोटे से छात्र हो, अब आपने पूरी दुनिया के हर चीज को जान लिया है कि दुनिया का क्या रस है। अपने नहीं क्या बोलते थे कि 10वीं पास कर लो मजे ही मजे, घर वाले नहीं बोलते थे 12वीं पास कर लो फिर मजे ही मजे, LLB कर लो मजे ही मजे। जनरली कभी वो आपको रस नहीं पता, लेकिन अगर आपको कोई बचपन में बता दे भाई कोई कोई एंड नहीं है संघर्ष का, जीवन एक संघर्ष है, और तेरे को जो सब बोल रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं, आप बताइए आपके जीवन जो जीने का उत्साह है वो खत्म हो जाएगा। बचपन में तो होता ना कि बस 15 तारीख के बाद एग्जाम खत्म हो जाएगी, 15 तारीख को बोर्ड के एग्जाम्स खत्म है, उसके बाद जो लाइफ है वो मेरी अलग तरीके से ग्रो करेगी, 12वीं हो जाएगी तो मैं अपने कॉलेज में जाऊंगा और कॉलेज की लाइफ जीऊंगा। अगर वो कोई ऐसे कह देता तो आपकी फिर लाइफ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाती। वैसे ही सर जजमेंट नोट राइटिंग इसलिए पहले नहीं बताई जाती लो स्टूडेंट्स को इन ड्यूरिंग द क्लासेस, अगर अभी बता देंगे आपको तो फिर आप कहेंगे अरे मैं तो खुद ही जज हूं अपने आप, मैं लिखता हूं जजमेंट। जजमेंट नोट राइटिंग के लिए सर ऐसा नहीं होता है। देखिए सर, जजमेंट नोट राइटिंग का फंडा बहुत आसान है, जब क्लासेस होंगी मेंस की तब आपको समझाऊंगा मैं। फंडा इतना सा है कि 100 बच्चे जजमेंट नोट राइटिंग लिख रहे हैं, अरे राजस्थान का तो बहुत आसान है, मैं इरेस्पेक्टिव कास्ट कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। 100 बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम है ना, अब कॉपी पे थोड़ी लिखा है कि SC है, ये ST की कॉपी है, ये OBC की कॉपी है, MBC की कॉपी है, ये EWS की कॉपी है, दिख रहा है कहीं पे? कहीं भी दिख रहा है कि ये विडो कोटे की कॉपी है? कुछ नहीं दिख रहा ना सर, एग्जाम तो रोल नंबर ही दिख रहा है। तो मतलब मान लीजिए 100 बच्चे अगर आपकी मेंस में जजमेंट लिख रहे हैं या फिर ऑर्डर लिख रहे हैं, ये 100 बच्चों में से 30 बच्चे तो सर आउटसाइड राजस्थान के हैं, स्पष्ट। तो ये जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली राजस्थान का नहीं फॉर्मेट कर रहे हैं, ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं रोबिनजीत सिंह और जो भी MP में चलता है, जो भी जितने भी बुक्स है मार्केट में, ये वहां का फॉर्मेट फॉलो करते हैं। तो एग्जामिनर को दो ही मिनट में पता लग जाता है कि ये आउटसाइडर है, तो उस अकॉर्डिंगली उसको नंबर वैसे कम मिलने लग जाते हैं। अब बचे राजस्थान के बच्चे 50% बच्चे जो अब बचे, इस मतलब 70 में से 50% मतलब 35-40 बच्चे तो वो हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई फॉर्मेट चलता है, जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब रेस्ट जो बच्चे बचे 30-35 बच्चे, उसमें से वो बच्चे हैं जो कि दोबारा अपीयर हो रहे हैं। तो मतलब आपको आपकी कॉपी दूसरों से बेहतर दिखानी है, यही मेंस की कला है। क्या कला है मेंस की? आपकी कॉपी दूसरों से बेहतर दिखे। अरे न तो आप जज हैं, न आपका ये 100 बच्चों में से कोई जज है क्या जो जज की तरह लिखेगा जा रहे हैं? सब नो सिक्योर टाइप ही लिखेंगे, लेकिन कौन बेहतर नो सिकिया है उसकी परीक्षा है जजमेंट राइटिंग, मोटर राइटिंग। तो उसको इसलिए नहीं बताते मैथ्स में। बात समझ में आ रही है? तो इसको सब थोड़ा सा समझिए, और ये सब चलता रहता है, ये तो सब एक उद्देश्य है, निमित्त है। तो आप आपका लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो RJS बनना है, उस पर काम कीजिए और CPC पढ़िए।
सीपीसी के लेक्चर्स बहुत म्यूजिकल होते हैं। म्यूजिकल मतलब आप बस उनको सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, और अपना ही एक मजा रहता है। चलिए आज सीपीसी को थोड़ा सा और डीप में समझा जाए। जी चलिए, अब एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ कुछ हाई कोर्ट्स क्या होते हैं सर, एलपीए होते हैं। एलपीए मतलब, इनको हम लोग बोलते हैं लेटर्स पेटेंट अपील। क्या बोलते हैं इनको? लेटर्स पेटेंट अपील। अब ये जनरली कहाँ कहाँ होते हैं मैं आपको जनरली बताता हूँ, कुछ ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है इस पे। सेक्शन 129 निकालिए एक बार। बहुत रिसर्च नहीं चाहता मैं, ठीक है ना, कोई अपन को कोई बहुत रिसर्च नहीं करनी इस टॉपिक के ऊपर। मैं जनरली एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक लेटर्स पेटेंट अपील जो है उसके बारे में हल्का सा बात कर रहा हूँ आपसे। ये बहुत मेरे को इस पे आपसे रिसर्च नहीं चाहिए, पीएचडी नहीं चाहिए, हल्का सा देख लीजिए पासिंग रेफरेंस में। और एक बार ऑर्डर 49 में देख लीजिए, चार्टर हाई कोर्ट होगा 49। दोनों को एक साथ निकाल के रखिएगा, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ क्या होता है ये 129। जनरली बेस में फिर इसके आगे बढ़ूंगा, मैं आपको ज्यादा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। निकालिए, लिखिए चार्टर्ड हाईकोर्ट दिख रहा होगा आपको। हु में सर्व प्रोसेस ऑफ हाईकोर्ट। अगर आप चार्टर्ड हाईकोर्ट देखेंगे तो ये क्या होता है ये भी सुन लीजिए एक बार के लिए। आप देखेंगे कुछ कुछ हाई कोर्ट्स की अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, और कुछ कुछ हाई कोर्ट्स की अपील वहीं पे जो डिविजनल बेंच होता है उसके पास चली जाती है। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला किया, ठीक है, अपील गई हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। अपील कोई भी अपील संस्थित की, कोई भी अपील अपील के लिए आवेदन किया गया वहां पे। हाई कोर्ट में दो तरह के जजेस मिलते हैं आपको। एक तो सिंगल बेंच होती है, एक होती है डिविजनल बेंच, डीबी, ठीक है। डिविजनल बेंच मतलब जिसमें दो जजेस बैठेंगे, एक तो सिंगल जज बैठते हैं, डबल बैठते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में क्या होता है, अगर फैसला सिंगल बेंच कर रहा है तो भी अपील कहां जा रही है नेक्स्ट? सुप्रीम कोर्ट। अगर डिविजनल बेंच करी तो भी कहां जा रही है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे अपील, जहां पे जो अब अपील की जा रही है, जैसे मान लीजिए अगर सिंगल बेंच ने कोई फैसला दिया है तो इसकी अपील पहले कहां जाएगी? दो दो जजेस बेंच के पास में, उसी हाई कोर्ट के दो जजेस बेंच के पास। देखो कहते हैं ना खंडपीठ, क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग? खंडपीठ मतलब दो जजेस, डिविजनल बेंच। फिर इससे अपील वापस फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है। इसको बोलते हैं चार्टर्ड हाई कोर्ट, इसको बोलते हैं लेटर्स पेटेंट अपील, इसको कहते हैं हम लोग एलपीए। रफली नोट कर लीजिए इसको, बस जो बता रहा हूं मैं, एलपीए। कुछ हाई कोर्ट्स हैं जैसे गुजरात हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, वहां पे एलपीए का सिस्टम है। मद्रास में नहीं है शायद, गुजरात में है, बॉम्बे में है, कोलकाता में हो सकता है, क्योंकि क्योंकि ये एलपीए का जो सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे। अरे सर ऐसा था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट तो हुआ नहीं करता था। उस टाइम क्या होता था, प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल कहाँ बैठती थी? लंदन में। अब प्रीवी काउंसिल में जो भी जजेस बैठते थे, अब होता क्या था कि कोलकाता उस टाइम पे हाई कोर्ट हुआ करता था, इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ करता था। तो इनकी अपील, इनके अगर सिंगल बेंच ने अपील वो फैसला दिया है तो उसकी अपील कहां जाएगी आपकी? अगर एलपीए नहीं होता तो अपील कहां जाती? सीधी लंदन जाती, प्रीवी काउंसिल। तो उस स्तर को रोकने के लिए इन्होंने उस टाइम क्या फैसिलिटी अपनाई कि सिंगल जज की जो अपील है वो कौन सुनेगा? डिविजनल बेंच, खंडपीठ सुनेगी। बात समझ में आई? ओके यार, ऑब्वियसली जब अगर मान लीजिए आपका सुप्रीम कोर्ट अगर अमेरिका में है
तो फिर हाई कोर्ट भी तो सोचेगा ना कि यार यहीं पे कहीं पे डीबी से या फिर इससे केस घुमा दो। लेकिन जो हाई कोर्ट आजादी के बाद स्थापित हुए, जो हाई कोर्ट आजादी के बाद स्थापित हुए, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट, उसमें ये फैसिलिटी नहीं है। आजादी के बाद स्थापित हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट, लेकिन जो हाई कोर्ट पहले से स्थापित है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, उन सब में है। गुजरात हाई कोर्ट तो बाद में स्थापित हुआ है, लेकिन पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट था ना। फिर 1956 में गुजरात बॉम्बे अलग अलग हुए, तो फिर गुजरात हाई कोर्ट अलग बना। लेकिन वो उसी को फॉलो करते हैं, सेम लीगेसी को। समझ में आई? चलो बस इतना सा समझाना था, बाकी में लिखवाना कुछ नहीं चाहता इस टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं पूछता है अपना आरजेस में, लेकिन फिर भी हल्का सा एक पासिंग रेफरेंस में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। और सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा अपने देश का? इलाहाबाद। देखो एक बार गूगल करो, इलाहाबाद 1800, इलाहाबाद 1866 का है। देखिए मेरे को तो इलाहाबाद का याद है। देखिए ओल्डेस्ट कोलकाता, कौन से ईयर में स्टैब्लिश है वो? और ये 1866 का है, 4 साल बाद बना था इलाहाबाद। हाँ, दोनों में कंफ्यूजन था। कोलकाता हाईकोर्ट सबसे पुराना है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना इनके बीच में, नवाज सिराजुद्दौला। एक बार देखना बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है। अरे हुआ था ना, नवाज सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, बंगाल के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है? क्योंकि जैसे ये युद्ध खत्म हुआ था, अंग्रेजों ने फिर अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था। 100 साल लग गए इनको, वो 100 साल लग गए हाईकोर्ट एस्टेब्लिश करने में। सिराजुद्दौला 1757। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया ना। देखिए 1857 में जब रिवोल्यूशन हुआ, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया और ज्यादा कॉलोनाइज तरीके से किया। जैसे मैं आपको बता रहा था, कहीं पे भी अगर आप कब्जा कर लेंगे तो उससे राज नहीं होगा, राज होगा एडमिनिस्ट्रेशन करने से। वैसे ही चलिए अब सेक्शन से स्टार्ट होंगे अपने। आज से सेक्शन से स्टार्ट है, ठीक है ना। आज कौन सा लेक्चर है? 20वां लेक्चर है। लेक्चर आज से स्टार्ट हो रहे हैं। सेक्शंस में अब उतर रहे हैं अपन। सेक्शन 9 हमने कर लिया है, ठीक है। सेक्शन 9 हो गया ना, सेक्शन 9 हमने कर लिया है। तुम लोग बोलते नहीं हो, सेक्शन 9 हो चुका है। सेक्शन आज स्टार्ट करेंगे हम लोग टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से। पिक्यूनरी हो गया। सेक्शन 15 लिखवाया नहीं लिखवाया? मैंने लिखवाया ना। तो सेक्शन 3 लिखवा दिया, 6 लिखवा दी, 6 नहीं लिखवाया, 6 भी लिखवा दिया। चलिए लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। 3 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए और 15 लिख लीजिए। इसको खत्म करके मैं टेरिटोरियल में एंटर करता हूँ। लिखिए सेक्शन 6। सेक्शन 6 में लिखिए, नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड by any court, by any court, no suit shall be instituted by any court, by any court which does not have a jurisdiction, which does not have a jurisdiction, which does not have a jurisdiction on the value of subject matter, 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 which exceeds pecuniary limits, which exceeds pecuniary limit, which exceeds pecuniary limit, which exceeds pecuniary limit of its jurisdiction, of its jurisdiction। समझ में आ गया ना? वही बात है जो बता रहा था मैं, कि मान लीजिए 5 लाख का सूट है तो वो वहीं फाइल होगा जहां उसको होना है। 10 लाख का सूट है तो वो वहीं फाइल होगा जिस कोर्ट में उसको होना है एक्चुअल में। हिंदी में लिख लीजिए एक बार। धारा 6, धारा 6, धारा 6 से अभिप्रेत है कि, धारा 6 से अभिप्रेत है कि कोई भी न्यायालय, कोई भी न्यायालय, कोई भी न्यायालय
कोई भी न्यायालय उन वादों को स्वीकार नहीं कर सकता, कोई भी न्यायालय उन वादों को स्वीकार नहीं कर सकता, उन वादों को स्वीकार नहीं कर सकता जिनकी रकम या या जिनकी विषय वस्तु का मूल्य जिनके विषय वस्तु का मूल्य उसकी आधिकारिता के धन संबंधी सीमाओं से अधिक हो, उसकी आधिकारिता के धन संबंधी सीमाओं से अधिक हो। ठीक है, मतलब पेक्यूनियरी लिमिट क्रॉस करेगी तो आप केस नहीं फाइल कर सकते हैं। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे मेहनती है अपने। इस साल समय कम था थोड़ा सा, लेकिन नेक्स्ट ईयर सारे के सारे तुम पास हो जाओगे, ये बात मुझे पता है। डिटेल में इतना पढ़ रहे हो, एग्जाम नहीं रुकने वाला है आप लोगों का। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर उसके लिए अश्योर रहो। बहुत ही छोटा पार्ट होता है जीवन का, एक एग्जामिनेशन में फेल होना, दूसरी बार आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये थोड़ा सा कभी कभी समय और भाग्य का भी खेल होता है, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। सेक्शन 15 लिखिए, सेक्शन 15 लिखिए। सेक्शन 15 में क्या लिखा हुआ, मैं देखिए एक लाइन लिखी हुई है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड in the court of lowest grade, competent to try it, in the court of lowest grade, competent to try it। लिखिए हिंदी में, हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। ठीक है, डन। चलिए 15 सेक्शन हो चुका है अपना। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे टेरिटोरियल डिवीजन। अब क्या पढ़ेंगे सर हम लोग? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पढ़ेंगे हम लोग, क्षेत्रीय अधिकारिता पढ़ेंगे। क्षेत्रीय अधिकारिता होता क्या चीज है, इसको सुनिए। देखिए सर, टेरिटोरियल जो जुरिसडिक्शन है वो दिया हुआ है 16 से 20 में। सोलह से 20 के अंदर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बताया हुआ है। 16, 17, 18 ये डील करते हैं सर स्थावर संपत्ति से, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से। 19 जो डील करता है वो टोट से डील करता है। लिखिए इसको, आप लोग क्या देख रहे हैं, ये डील करता है टोट से, अपकृत्य से डील करता है। देखिए ये अपकृत्य से डील करता है, और अपकृत्य किसी पर्सन की से भी हो सकती है या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से भी हो सकती है, मतलब जंगम संपत्ति से भी हो सकती है और किसी व्यक्ति से भी हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के से भी हो सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये सेक्शन सारे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम बाकी चीजें करते हैं। बता रहा हूं, रोटी एक एक ही खानी चाहिए। देखिए रेजिड्यूरी, अब सेक्शन 20 यहां तक हो गया ना सर? डन, लिखिए जल्दी लिखिए।
सेक्शन 20 की हम बात करते हैं। हेलो, आजकल ये मशीन बोलने वाली फोन और फोन करते हैं ना, हेलो मेरी बात क्या प्रतीक जी से हो रही है? आपको भी आते हैं कैसे फोन? आपको? अच्छा, मैं गाड़ी लेकर बाहर गया हुआ था, पापा ने मुझे कहा कि जितना हो सके उतना मारो। मतलब दे न्यू दैट यू वर इन बैंगलोर। और पोलैंड की पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत मारा है, खून बहुत बहा है। और किस किस जुर्म के लिए पकड़ा है आपको? मतलब कौन से ऑफेंस के लिए पकड़ा है आपको? ये नहीं बताया, लड़की के साथ घूम रहा था इसलिए पकड़ लिया। उनको अपने बेटे पे पूरा विश्वास है कि ये नहीं घूम सकता। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ऑन द लाइटर साइड, द थिंग इज आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है ना? और ये घर वालों को भी विश्वास होना ही बहुत बड़ी बात है। सही में विश्वास है ऐसा? चलिए ठीक है। सेक्शन 20 को हम लोग कहते हैं रेजिड्यूरी क्लोज। अवशिष्ट प्रावधान क्या कहते हैं? रेजिड्यूरी क्लोज। रेजिड्यूरी मतलब क्या होता है? मतलब वो चीज जो कहीं पे भी नहीं आएगी तो कहां जाएगी? 20 में। समझ में आई? जैसे सेक्शन, जैसे आप आर्टिकल 248 याद कीजिए। आर्टिकल 248 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी क्या है सर? रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी आर्टिकल है। मतलब जहां पे स्टेट लॉ नहीं बनाएगी, यूनियन लॉ नहीं बनाएगी, वहां पे कौन लॉ बनाएगा? वहां पे यूनियन लॉ बनाएगा। 248 अगर आपको याद आ रहा है तो, आर्टिकल 248 वही सेम बात सीपीसी में सेक्शन 20 के ऊपर है। मतलब जो 16 में नहीं है, 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में नहीं, वो कहां चला जाएगा? 20 में। जो कहीं पे भी कवर नहीं हुआ। जैसे सीआरपीसी का 465, मान लीजिए कोई भी इरेगुलरिटी है, 460, 461, गलत कोर्ट में चार्ज, वो चार्ज फ्रेमिंग का 463, मान लीजिए अगर कोई भी मिस्टेक हुई है जो कहीं पे भी नहीं है, वो 465 में चली जाती है। तो ऐसे क्या है जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी कि कोर्ट में केस फाइल करना है, और केस कहां फाइल होना चाहिए उसके ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। केस कहां फाइल होना चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कोर्ट जो है वो उस रिगार्डिंग काम करती है। प्रोविजंस बहुत आसान है समझने की, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना? सेक्शन 20, और हम किससे शुरुआत कर रहे हैं? सेक्शन 20 से। पहले सेक्शन 20 समझ लेते हैं, ठीक है? फिर बाकी चीजें बाद में समझेंगे। चलिए आज सेक्शन 20 समझते हैं। सेक्शन 20 क्या बोलता है? सेक्शन 20 थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, डायरेक्ट निकालिए एक बार। क्या बोलता है सेक्शन 20? सेक्शन 20 की पहली लाइन क्या कह रही है? पढ़िए एक बार, मैं आपको अभी इधर दिखा देता हूं। सेक्शन 20 की पहली लाइन ये कह रही है सर, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोरसेड। अभी क्या है सब्जेक्ट टू लिमिटेशन अफोरसेड? इसको एक बार समझ लेंगे, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोरसेड का मतलब क्या होता है? सेक्शन 20 सीपीसी। चलिए पहली लाइन क्या, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है सर? ये पढ़िए आप। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोर्सेड, हिंदी में अगर मैं पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए। अभी पूर्वोक्त परिसीमाएं क्या है? सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोर्सेड, पूर्वोक्त सीमाओं के अधीन रहते हुए लिखा हुआ है। क्या, कौन सी पूर्वोक्त परिसीमाएं? पूर्वोक्त परिसीमाएं मतलब वो परिसीमाएं जो कि किसने निश्चित करी है?
अरे हमने सेक्शन 9 पढ़ लिया, सेक्शन 9 में हमने एक्सेप्शन भी पढ़ लिए, सेक्शन 3 पढ़ लिया हमने, सेक्शन हमने 6 पढ़ लिया, सेक्शन 15 पढ़ लिया, और सेक्शन 16 से लेकर 19 सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड। मतलब इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये है पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए। पूर्वोक्त मतलब इसके पहले जितने भी सेक्शंस आएंगे, अगर कोई भी चीज इसमें फॉल नहीं कर रही है तो कहां जाना है? तुम समझदार हो गए धीरे धीरे, स्मार्ट बन गए हो धीरे धीरे ना। जो चीज कहीं भी फॉल नहीं होगी वहां कहाँ जाएगी? अब समझना। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट विद द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन। अब सूट कहां फाइल होगा? सूट कहां फाइल होगा? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन। सूट कहां फाइल होगा? समझिए इसको और समझने का प्रयास कीजिए, बेहद आसान भाषा में। मैं कोई बहुत इसको हाइपर लूप करके नहीं बता रहा आपको, बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझिए। और पहले ये चीज समझ में आई आपको? सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोरसेड, मतलब इसके अंदर सेक्शन 3, 9, 3, 6, 15, 16 से 19, मतलब ये तो किसके हो गए सर? ये तो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन हो गया, ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हो गया, और ये जनरल प्रोविजन हो गया सेक्शन 9 का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझिए। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना है इसको। द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देर आर मोर देन वन। क्या समझना चाह रहा है ये? सुनिए, ये कह रहा है, ये कह रहा है सर, पहले इसको समझिए, पहले आप समझने का प्रयास कीजिए इसको, कि जहां पे भी कोई प्रतिवादी है या फिर एक से अधिक प्रतिवादी है किसी केस के अंदर, तो सूट कहां पे आप फाइल करेंगे? जहां पे भी वो डिफेंडेंट रहता है या फिर कार्य करता है या फिर पर्सनल अभिलाभ कोई भी लेता है, पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, आप 3 जगह सूट फाइल कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? दोबारा, सिंगल डिफेंडेंट का तो मैं एग्जांपल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट दूंगा। तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं 3 चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब आपको थोड़ा सा समझाऊंगा और थोड़ा डिटेल में हम लोग जाते हैं। 3 चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। पहली चीज तो ये, कहां पे सर वो रिजाइड करता है, बिजनेस करता है, या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन। इसने 2 चीज बोली है, या तो एक सिंगल डिफेंडेंट हो, या तो एक प्रतिवादी हो, या फिर मोर देन वन। ठीक है ना सर? समझिएगा एक बार, एक से अधिक प्रतिवादी। सिंगल डिफेंडेंट का तो समझ में आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए, अब समझना है, ऐसे में थोड़ा सा तेज होने वाला हूं स्पीड में, हम लोग तेज पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, फोकस इधर रहना। मान लीजिए ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है कहां पे? दिल्ली में। तो मतलब वाद हेतु कहां पे आया है? कॉज ऑफ एक्शन कहां पे अराइज हुआ है? अरे वाद हेतु कहां आया है? दिल्ली में, ठीक है ना? बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, केस फाइल हो रहा है ए वर्सेस बी। मतलब यहां पे क्या है सर? सिंगल डिफेंडेंट, मतलब एक ही प्रतिवादी है। अब बी रिजाइड करता है जयपुर में। बी का रहता है जयपुर में, बिजनेस करता है अलवर में। बिजनेस कहां करता है? गेन करता है चूरू में। कहां करता है? चूरू में।
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगल है तो आप कहीं पे भी केस फाइल कर सकते हो। मतलब ए के पास में लिमिटेशन है, ए चाहे तो जयपुर में सूट फाइल करे, अलवर में फाइल करे या चूरू में फाइल करे। ये बात समझ में आई? ठीक है, अरे बात समझ में आई नहीं समझ में आई? पर यदि ए रिजाइड करता है कोटा में, बिजनेस करता है जोधपुर में और गेन करता है पाली में, फिर क्या ए यहां पे केस फाइल कर सकता है? कर सकता है क्या? अभी बस इसकी बात करो, क्या केस फाइल कर सकता है? सेक्शन 20 के अंदर कर सकता है? 20 जो हमने पढ़ा अभी उसके अंदर कर सकता है क्या? 20 में नहीं कर सकता। उसको कहां करना पड़ेगा? या तो जयपुर, अलवर, चूरू या फिर दिल्ली। एक बार 20 का सी देखिए, मतलब जहां पे वाद हेतु का है वहां पे भी सूट फाइल कर सकता है। तो मतलब एक के पास में ऑप्शन है, वो चाहे तो जयपुर, अलवर, चूरू या दिल्ली में सूट फाइल करे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो तो क्या? समझ रहे हो मेरी? अरे तो सिंगल था, सिंगल में तो चलो ठीक है, समझ में आ गए। लेकिन वहीं पे अगर ए, बी, सी और डी आ जाए तो फिर केस कहां फाइल होगा? तो चीजें फंस जाएगी, और है ना। फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे बताइए? मेन ऑफिस की तो बात ही नहीं है अभी। इसका आंसर देगा आपको क्लोज बी। बी पढ़ेंगे आप अपन। इसका आंसर क्या देगा? क्लोज बी। क्लोज बी पढ़िए एक बार जी। क्लोज बी क्या कहता है, मैं एक बार इधर निकाल भी देता हूं। क्या कहता है क्लोज बी? Any of the defendants where there are more than one at a time of commencement of the suit actually or voluntarily reside or carries on business personal beg for gain, provided in such case either of the leave of the court is given or the defendants who does not reside or carries on business or personally for the gain as aforesaid acquaintances in such institution। समझ में आ रहा है कुछ क्या कहना चाह रहे हैं हम? एक्सप्लेनेशन बहुत ट्रिकी है इसका, उसको भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए यहां तक समझ में आया ना, आगे चलेंगे हम। अब सिचुएशन चेंज करते हैं और दो लोगों के खिलाफ केस फाइल करते हैं। इन दोनों के खिलाफ केस फाइल कर दिया, ठीक है ना सर। बी रिजाइड करता है दिल्ली में, गेन करता है जैसलमेर में, बिजनेस करता है माउंट आबू में, ठीक है। और सी जो है सर वो निवास करता है कहां पे? बीकानेर, गेन करता है जोधपुर और बिजनेस करता है पाली में। और ए जो है सर, ए निवास करता है जयपुर में, गेन करता है अजमेर में और बिजनेस करता है पाली में। केस कहां फाइल होगा? हाँ जी, केस कहां फाइल होगा बताइए मुझे। बताइए केस कहां फाइल होगा? वाद हेतु का तो मामले नहीं लाया मैं, चलो इस बार।
बताइए कहाँ पे केस फाइल करेंगे आप? मान लीजिए पाली में केस फाइल कर दिया, तो ये एक तो कॉमन जगह है, ठीक है ना, इसको भी आराम है कि भाई ये पाली में अपना बिजनेस करता है, उसका भी प्रोविजन बताऊंगा। मान लीजिए पाली में केस फाइल कर दिया, या फिर मान लीजिए कोई कॉमन जगह नहीं है, छोड़ो, चलो मैं आसान क्यों करूं, उसको टफ ही बनाते हैं ना। चलिए लेट इट मेक मोर टफ। पुणे में देयर इज नो कॉमन प्लेस, किसी के भी बीच में एक भी कॉमन जगह नहीं है, दिख रही कोई कॉमन जगह? देन हाउ वुड इट वर्क? कैसे इसमें काम होगा? फिर सवाल तो ये है ना, कैसे आप इसको सेटल करेंगे इसको? ठीक है, मान लीजिए इन्हें सूट फाइल कर दिया है दिल्ली में, ए हैज इंस्टीट्यूटेड ए सूट इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में सूट फाइल कर दिया कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में सूट फाइल कर दिया उसने। अब जब वो सूट फाइल करेगा तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या बोलना पड़ेगा? कोर्ट से, ए को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर जो सी है ना, सी का कोई लोकल जगह नहीं है यहाँ पे, लेकिन सूट कहीं तो फाइल करना ही है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और कहेंगे कि हम सूट यहाँ फाइल कर रहे हैं, लेकिन सी का जो दूसरा डिफेंडेंट है उसकी कोई कॉमन जगह नहीं है, ना तो उसका रेजिडेंस है, ना गेन है, ना बिजनेस है, दिल्ली में कुछ भी नहीं है उसका। और अगर मान लीजिए सी आके ऑब्जेक्शन नहीं करता तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उसने मान लिया सूट को यहाँ पे इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन करता है तो कोर्ट क्या करेगी, उसका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड कर लेगी और सेव करके रख लेगी। समझ में आई बात? बी जाके कोर्ट में बोलेगा सर सी जो है उसका कॉमन प्लेस नहीं है, ठीक है। अगर सी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया विद रेस्पेक्ट टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो कोर्ट ये समझ जाएगा कि इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर ऑब्जेक्शन करता है तो कोर्ट क्या करेगा सर, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। समझ में आई बात? कोर्ट उसके ऑब्जेक्शन को जनरली प्रैक्टिकल वे में कोर्ट उसके ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है ना। कोर्ट ये भी देखेगा कि किसी भी पार्टी को, किसी भी पक्षकार के ऊपर, किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी प्रीजुडिस इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी पक्षकार के ऊपर एक प्रीजुडिस इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। अभी पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी प्रभावित नहीं हो, जैसे मान लीजिए सी प्रभावित नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से, क्योंकि देखिए सर सी का तो बीकानेर जोधपुर पाली साइड एरिया है, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित का मतलब क्या होता है, प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, इस केस में प्रीजुडिस कैसे होगा, इस मामले में पूर्वाग्रह कैसे आएगा, सवाल ये है इस मामले में पूर्वाग्रह कैसे होगा। इस मामले में पूर्वाग्रह ऐसे होगा, कल को अगर सी बोलता है कि सर मैं अपने गवाह सारे कैसे लेके आऊंगा, मेरे गवाह तो राजस्थान के उस हिस्से में है, बीकानेर जोधपुर पाली में, जहां पे अगर दिल्ली भी आना है तो 12 से 14 घंटे तो मिनिमम लगते हैं, 12 से 14 घंटे तो मिनिमम लगते हैं, कैसे हो पाएगा केस यहाँ पे? फिर कोर्ट बोल सकता है कि हम किसको होल्ड पे करते हैं, आप जाइए और ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाइए, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाइए, जो हमने पढ़े थे सेक्शन, कि अगर अलग अलग स्टेट में फाइल है तो कहां जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट जाके ट्रांसफर करवा दीजिए, दुर्गेश शर्मा वाले केस के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात? तो 20 ए और 20 बी इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। एग्जांपल्स नोट कीजिए प्लीज आप, वरना चीजें भूल जाओगे तुम लोग प्लीज एग्जांपल नोट वगैरह नोट करते रहा करो, ठीक है ना। ये क्लोज वन का एग्जांपल है, बैरेट को नोट कर लेना और क्लोज वन लिख लेना। बैरेट में मैं क्या क्या लिखाऊं, बैरेट के लिए जगह छोड़ दीजिए और इसको नोट कीजिए आप, एग्जाम्पल से जिस तुम्हें याद रहेगा लंबे टाइम तक, वरना भूल जाओगे सब, आगे पढ़ोगे पीछे भूलोगे।
अपील में जाएंगे। अरे तुम सब्र करा करो यार, सवाल बहुत पूछते हो। सब्र कीजिए, सब पढ़ेंगे अपन। ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी, कोई भी स्टोन नहीं जिसको मैं अनटर्न छोड़ दूंगा। हर स्टोन को मैं अनटर्न करूंगा। अनटर्न मतलब होता है कि मतलब मैं हर चीज को क्लियर करूंगा। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आगे अभी मैं बताऊंगा तो ना तुम्हें समझ में आएगा ना वो बाकी को समझ में आएगा। और एंथुसियास्टिक जज की कमी होती है, याद रखना हमेशा। तो क्वालिटीज ऑफ जजेस तुमसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ जजेस। तो आपको बोलना है ही शुड नॉट बी ओवर एंथुसियास्टिक। ओवर एंथुसियास्टिक मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है ओवर एंथुसियास्टिक? ज्यादा उत्साहित नहीं होता है ना, उसको ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आप जज बनेंगे कल को तो आपको बहुत अति उत्साह में नहीं आना है। अपनी क्लास में तो थोड़ी ना कि आपको बोलने पे भी रोके, बोलिए, अच्छे से बोलिए। लेकिन जो हम कमिंग लेक्चर में समझने वाले हैं उसको अभी कैसे समझाऊं? आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस आप अति उत्साही मत होइए। ये एक साल पीछे होने का असर है। इट इज नॉट हिज फॉल्ट, इट इज नॉट हिज फॉल्ट। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। अरे तुम साथ साथ ही नोट करते रहा करो, ऐसा कुछ बोल रहा हूं मैं। दूसरे वाले हो गया नोट, ये डन डन, दोनों बच्चे डन, ठीक है। नोट, ये क्लोज नंबर 2 है, ठीक है ना? हाँ वो क्लोज 1 का एग्जाम्पल है। अरे 2 पार्टीज आ जाएगी ना इसमें, इसमें 2 पार्टीज आ गई तो एक से ज्यादा हो गए ना। लिख बैरेक्ट से लेना, समझ यहां लो। इस संडे का कहीं घूमने का प्लान बनाओ। वो निशांत को ड्यूटी दी थी पता लगाने के लिए कि कितने कितने लोग हैं तैयार चलने के लिए। निशांत खुद ही गायब हो गया। बताओ, ये तो वही बात होगी, कोतवाल ने सर में चोरी कर ली। हाँ यार क्या करें बताओ, मेरे तो खुद चलने की इच्छा है। 2 दिन की अगर छुट्टी हो तो कहीं बाहर चलते हैं। आप लोगों को वो घुमा घुमा के लाता हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, कुंभलगढ़। तुम अरे पक्का चलेंगे आप लोग? नाम लिस्ट बना दो, मैं अपने उससे संपर्क करके, बहुत ही बढ़िया जगह है। कुंभलगढ़ दूर है और गाड़ी की दिक्कत है। 2 गाड़ी हो ना, एक गाड़ी मेरे पास है, एक अगर कोई भाई ले आए तो हो जाएगी। अभी तो तुम एग्जाम देने जाओगे। क्या चीज? लेट मी चेक। इट इज अराउंड, इस संडे को चलते हैं। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है, 346 टू बी एग्जैक्ट, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस। कुंभलगढ़ फोर्ट को हम लोग चाइना का दीवार ही बोलते हैं, मतलब जैसे इंडिया की दीवार है ना, जैसे सेकंड लार्जेस्ट वॉल जो है, फर्स्ट लार्जेस्ट वॉल क्या है? गेटवे ऑफ चाइना नहीं, गेट वॉल ऑफ, हाँ गेट वॉल ऑफ चाइना। आई हर्ड गेटवे ऑफ चाइना। तो तो वैसे इंडिया का जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है वो कुंभलगढ़ फोर्ट है, और आप उस पर खड़े होते हैं तो आपको पूरी दूर तक वो दिखाई देती है। इट्स ए वेरी अमेजिंग प्लेस टू गो। चलना है तो वहां चलिए आप, 2 दिन अगर फ्री है तो। ज्यादा लोग नहीं, 8-10 लोग सफिशिएंट है। बताइए, देखिए मैं तो फ्री हूँ, आपका खर्चा नहीं लगने दूंगा। हाँ हाँ, देखिए जैसे भी आपको ठीक लगे। पेट्रोल वेट्रोल का देख लेना, ठीक है ना सर?
वहां पे रुकने खाने क्या मेरा, ट्रांसपोर्टेशन में आदमी जाएगा अपनी कार लेके तो उसका टोल और पेट्रोल का मैनेज कर लेना। वो सब देख लेना वो सब आप लोगों का प्रेरोगेटिव है, क्या करना। लेकिन ये तय करो, तुमसे एक काम नहीं हो रहा, तुमसे ये तय नहीं हो रहा कि चल कौन को रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप खोल लो अपना, सबको मैसेज कर लो, भाई चलना है चलना है चलना है। एक को इनिशिएटिव लो, एक दिन इनिशिएटिव लो, दूसरे दिन लिस्ट बनाओ, तीसरे दिन मैं अप्रूवल ले लेता हूँ, चलते। सब कंसेंट फॉर्म लेके आना लेकिन साइन करके। हाँ मैं लिटरली यार, जीवन को भी भरोसा नहीं है। और विंटर क्लोथ भी लेके आना, सब हम डिसाइड कर लेंगे बाद में। लेकिन इट्स वेरी कोल्ड आउट देयर। अभी भैया रे क्या है, तो वहां पे रात का टेम्परेचर था 8 डिग्री 7 डिग्री। तभी कह रहा हूँ अच्छी जगह। वहां पे अपने एक कजन है, कुंभलगढ़, उसका पूरा ट्रेकिंग चलता है अपने। देयर इज ए माय कजन ब्रदर, उसका पूरा वहां पे ट्रेकिंग का पूरा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब है, तो वो पूरे ग्रुप्स मैनेज करता है। तो उससे पूछ के एक डेट तारीख मुकम्मल करके चल लेंगे। लिस्ट आज बना दो तो सैटरडे संडे का फाइनल करते हैं। तुम लोग लिस्ट तो बनाओ। अरे बस बस बस, बात नहीं, अब पढ़ाई करते हैं। डायग्राम हो गया कंप्लीट, चलिए ठीक है। तुम लोग अगर बिल्कुल ये देखिए, तुम लोग बहुत वो नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, मैं तो बहुत ही बोल रहा हूँ, तुम लोग थोड़े से एक्टिव हो तो मैं तुम्हें कहीं ले चलूं। अरे भाई क्लास के बाद, अभी से इतना जोश, इतने जोश में ला दिया बच्चे क्लास में लिस्ट बनाने लग गए देखिए मुझे मत कहिए, मुझे फाइनल लिस्ट दीजिए और कंसेंट फॉर्म के साथ दीजिए, कंसेंट लेके आइए पेरेंट्स का साइन करवा के, ठीक है ना सर। तो मैं बात कर रहा हूं सिंगल डिफेंडेंट्स की और मल्टीपल डिफेंडेंट्स की। मतलब एकल प्रतिवादी और बहुल प्रतिवादी, या फिर एक से अधिक प्रतिवादी, जैसे भी आपका कहना है। यहां तो सर लगता है क्लोज ए का रूल, और यहां क्या लगता है, क्लोज बी का नियम लगता है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए बस, ठीक है ना, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, यदि 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 ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में जहां न्यायालय के, जहां ऐसी अवस्था में जहां ऐसी अवस्था में जहां जहां कोई एक सामान्य स्थान नहीं है, कोई एक सामान्य स्थान नहीं है, सामान्य स्थान नहीं है जहां पे प्रतिवादी प्रतिवादी निवास नहीं करते, प्रतिवादी निवास नहीं करते, कोमा कारोबार नहीं करते, या अभिलाभ नहीं करते, या अभिलाभ नहीं करते, तो उस स्थान पे, तो उस स्थान पर न्यायालय से इजाजत लेनी होगी। तो उस स्थान पर, पॉइंट नंबर 1 कर देना, तो उस स्थान पर पॉइंट नंबर 1 न्यायालय से इजाजत लेनी होगी। तो उस स्थान पर पॉइंट नंबर 1 न्यायालय से इजाजत लेनी होगी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, यदि 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 कोई भी प्रतिवादी, यदि कोई भी प्रतिवादी इसके लिए आपत्ति दर्ज नहीं कराते, कोई भी प्रतिवादी इसके लिए आपत्ति दर्ज नहीं कराते, तो यह माना जाएगा, तो यह माना जाएगा कि वह उपमत हो गए हैं, कि ये, तो यह माना जाएगा कि वह उपमत हो गए हैं, उपमत हो गए हैं।
ठीक है, उपमत हो गए हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, न्यायालय को ऐसा करने से पूर्व, न्यायालय को ऐसा करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करना होगा कि, न्यायालय को ऐसा करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करना होगा कि, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पक्षकारों के मध्य कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न ना हो, पक्षकारों के मध्य कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न ना हो, कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न ना हो। जी इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। However, if there is no commonplace, however, if there is no commonplace between the parties, however, if there is no commonplace between the parties, where defendant do not reside, comma, carries on business, or personally work for gain, then in such situation, point number one, court may grant the leave to file a suit, Point number two, if any of the defendant does not raised objection in that regard, if any of the defendant does not raised any objection in that regard, it would mean he acquiesces for such institution, Point number 3 लिखिए, the court also ensured that there must be no prejudice effect among the parties, अब सवाल ये है सर, सुन लीजिए बात, अब आपको समझने की जरूरत है। ये हो गया बैरेट का ज्ञान। अब आइए कंसेप्ट्स पे। सर ये प्लेंटिफ क्यों जा रहा है सब तरफ? उसको डिफेंडेंट कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, उससे क्या मतलब है? बेचारा एक तो आदमी पहले सफर कर रहा है ना सफर। अरे भाई वादी ने तो सफर किया ही ना, उसको तो पहले नुकसान हुआ, उसके ऊपर से फिर आप और ये लिख दिया आपने कि वहां जाओ जहां पे प्रतिवादी रहता है, तो अल्टीमेटली लॉस तो प्लेंटिफ का ही हो रहा है ना। तो आपको लगता है कि ये सही नहीं है? हम डिफेंडेंट के वर्क प्लेस, डिफेंडेंट के कैरीज ऑन बिजनेस, डिफेंडेंट के पर्सनल वर्क फॉर गेन पे क्यों जा रहे हैं? रेदर हमको तो ये जाना चाहिए था कि भाई बेचारा प्लेंटिफ का रहता है, उसको तो वहां सूट फाइल करना चाहिए ना। अरे क्रिमिनल केसेस में तो क्या होता है ना कि चैप्टर 13 है सीआरपीसी का, वो बताता है कि कहां पे केस फाइल होगा, जहां पे ऑफेंस हुआ है, जहां पे अगर कोई ट्रेन चल रही है तो जहां से ट्रेन निकल रही। सीआरपीसी और क्रिमिनल तो बहुत सॉर्टेड है इस मामले में, दिक्कत सिविल के साथ है। ऐसा क्यों? एक जुडिशियल प्रिंसिपल है, इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम। अब इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम क्या होता है, इसको एक बार समझिए। ये एक जुडिशियल प्रिंसिपल है। जनरली क्या होता है सर जहां भी हम इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम की बात करते हैं तो इक्विटी वहां पे सस्टेन करती है जहां पे प्लेंटिफ रहता है। अब इक्विटी
एक्ट इन पर्सोनम एक इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो। जैसे साम्यता, साम्यता व्यक्तिगत रूप से जानी जाती है। ये एक न्यायिक सिद्धांत है कि साम्यता क्या होती है सर, आप किसी को भी कोई भी साम्यता होती है उसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो। अब ये होता क्या है सुनिएगा, जानी जाती है और बहुत सी जगह यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है इसको, साम्यता व्यक्तिगत रूप से जानी जाती है, साम्यता व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। देखिए सर, साम्यता क्या बोलती है कि जिस भी आदमी को न्याय चाहिए वही आदमी न्याय के लिए जाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए प्लेंटिफ वादी को न्याय चाहिए, सर उसी को जाना पड़ेगा जहां पे भी वो रहता है। समझ में आई बात? भाई आपको न्याय चाहिए तो आप जाइए, क्या पता आप झूठा केस कर रहे हो उसके ऊपर, क्योंकि केस प्रूव हो गया क्या अभी तक कोर्ट में अंदर? नहीं हुआ ना। क्या साबित हो चुका है कि प्रतिवादी गलत था? नहीं हुआ। तो जब तक साबित नहीं होगा तब तक आप तो उसको वही मानोगे ना, बेकसूर बेगुनाह, इनोसेंट ही मानोगे आप। तो आप इनोसेंट ही प्रिज्यूम करते हो, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल केस हो। तो सिविल में भी कुछ वैसा सिद्धांत काम करता है। साम्यता आपसे ये चाहती है कि अगर आपको कोई भी न्याय चाहिए, मतलब आपको कोई भी इक्विटी ये पर्सन से सीख करती है कि अगर आपको जस्टिस लेना है तो आपको उसी जगह जाना पड़ेगा जहां पे डिफेंडेंट रहता है। क्या पता तुम लोग झूठा केस फाइल कर रहे हो। आप सोचो कितना आसान हो जाता ना अगर केस, सर अगर अपने घर पे बैठे बैठे केस हो रहा है तो कितने सारे केसेस फाइल हो जाते हैं। जिसको वाकई में दिक्कत है वो वहां जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे सर ऐसे तो कोई भी लिटिगेशन लगा लगा के फिर तो लाइन लगा देगा केसेस की। भाई प्यासे को कुएं के पास में जाना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें केस फाइल करना है तो तुम जाओगे डिफेंडेंट के घर। तुम्हें वाकई में अगर है तो वहां तुम वहां जाके केस फाइल करो। ऐसे तो फिर भाई मैं अपने घर में बैठे बैठे केस फाइल कर रहा हूँ, मैंने वकालत करी रखी है, जयपुर की कोई प्रॉपर्टी कोई पार्टी वहीं वहां जाना ही नहीं है, यही केस फाइल हो गए सारे। आप बताइए कैसा हुआ ये काम? बात समझ में आ रही है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि प्रतिवादी के घर ना जा, मतलब आप प्रतिवादी के पास जा रहे हैं, वहां केस फाइल करो, या जहां कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां केस फाइल करो। बात सवाल समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फोरम कन्वीनियंस। क्या बोलते हैं इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ फोरम कन्वीनियंस। मतलब अभी मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन आपसे भी समझ लीजिए, लिखिए इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, साम्यता व्यक्ति रूप से जानी जाती है, कार्य करती है। लिखिए इसमें साम्यता, साम्यता किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति से यह मांग करती है कि किसी व्यक्ति से यह मांग करती है कि जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ साम्यपूर्ण व्यवहार हो, जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ साम्यपूर्ण व्यवहार हो, तो उसे तो उसे तो उसे तो उसे दूसरे की सुविधा का ख्याल रखना होगा। तो उसे दूसरे की सुविधा का ख्याल रखना होगा। तो उसे दूसरे की सुविधा का ख्याल रखना होगा। यदि वादी यदि वादी प्रतिवादी से साम्यता चाहता है, यदि वादी प्रतिवादी से साम्यता चाहता है तो उसे तो उसे साम्यतापूर्ण कार्य करना होगा। तो उसे साम्यतापूर्ण कार्य करना होगा। तो उसे साम्यतापूर्ण कार्य करना होगा।
साम्यतापूर्ण कार्य करना होगा। लिखिए इंग्लिश मीडियम बच्चे। Equity requires that equity requires that equity requires that equity requires that whoever seeks equity from some person, whoever seeks equity from some whoever seeks equity from some person, whoever seeks equity from some person, equity from some person, he should work according he should work according to the convenience of such person, to the convenience of such person, to the convenience of such person, to the convenience of such person. आगे लिखिए। The plaintiff who seeks equity from the plaintiff who seeks equity from defendant, the plaintiff who seeks equity from defendant, this is known as this is known as this is known as this is known as equity acts in personam. This is known as equity acts in personam. This is acts this is work this is known as equity act in personam. आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसी सिद्धांत को इसी सिद्धांत को इसी सिद्धांत को फोरम कन्वीनियंस का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को फोरम कन्वीनियंस का सिद्धांत भी कहा जाता है। कन्वीनियंस का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को फोरम कन्वीनियंस का सिद्धांत भी कहा जाता है। दिस प्रिंसिपल ऑल्सो called as doctrine of foreign convenience, doctrine of forum convenience, forum convenience। ठीक है सर, फोरम कन्वीनियंस का सिद्धांत दिया जाता है। क्योंकि देखिए सर, जनरली बात क्या होती है, अगर मान लीजिए केस फाइल करना है बी के ऊपर, आपको बी की जगह का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए न्यायालय से, इक्विटी चाहिए, ठीक है ना सर, आपको साम्यता चाहिए। अब मान लीजिए मैं सूट फाइल करने जाता हूं, मान लीजिए अगर ऐसा नियम नहीं होता, ऐसा नियम नहीं होता, तो फिर तो आदमी अपनी ग्रज निकालने के लिए कहीं भी केस फाइल कर देता। समझ में आ रही बात? अरे भैया फिर तो मैं केरल में जाके केस फाइल करके आता, रामेश्वर जाके, कुछ लिंक भी तो होना चाहिए। ऐसे थोड़े कहीं भी कोई केस फाइल, मैं जाके सिक्किम केस फाइल करके आता, मैं जाके बाड़मेर में केस फाइल करके आता, एक्सटीरियर एरिया, बताइए, अननेसेसरी हैरेस करने के लिए पार्टीज को। आप इक्विटी थोड़ी करेंगे, आप इक्विटी तभी करेंगे ना जब आप उसके घर जाएंगे। अरे इक्विटी तो तभी रहेगी ना, आप उसका फोरम कन्वीनियंस देखिए कि आ भाई केस लड़, चला जा, तुम सही हो तो फिर क्या 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 दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 में। मान लीजिए जब ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगती है ना, हम पढ़ेंगे 23, 24, 25 में, जब ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगती है। अरे सर कितना होता है ना आजकल, तो बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है। तुम कल को हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करो या कुछ भी करो, तुम्हारे कल को तुम हाईकोर्ट जज भी बनोगे या फिर तुम हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करोगे, तो तुम्हारे सामने एक मुद्दा जरूर आएगा उस टाइम पे। वो क्या आएगा वो सुनिए। सर शादी हो गई, अभी लेटेस्ट में आप बताऊं, ये केसेस आजकल ज्यादा चल रहे हैं। सर ये हमारा प्यारा राजस्थान, लड़की रहती है, लड़की की शादी हुई बाड़मेर में, बाड़मेर ही थोड़ा सा इस साइड है, उस साइड नहीं है, उस साइड जैसलमेर आ जाता। मान लीजिए शादी हुई, सुनना बात, लड़की की ससुराल है बाड़मेर में और लड़की बिलोंग करती थी पाली से, पाली से लड़की बिलोंग करती है। कुछ टाइम वहां रही, इनके बीच में डाइवोर्स का केस फाइल हो गया। लड़की ने आके केस कर दिया कहां पे, पाली में, 490 का केस डाल दिया पाली में। लड़का बेचारा बाड़मेर, ये चाहता है कि कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए केस, क्योंकि पाली में इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है।
ये बात कर रहा हूं मैं क्रिमिनल केसेस की। क्रिमिनल केसेस तो वही फाइल होंगे ना जहां पे होता है, लेकिन अगर मैं सिचुएशन चेंज कर दूं, मैं सिविल में ले आऊं केस को, अब देखो तुम कमाल। राजस्थान, ठीक है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, डाइवोर्स तो सिविल ही है। दो अलग अलग स्टेट से, या फिर अलग अलग स्टेट नहीं, मैं गुजरात ले जाता हूँ, गुजरात इधर नीचे, केस फाइल कर दिया, लड़की मान लीजिए बाड़मेर की है, लड़का बेचारा गुजरात का है। अब केस फाइल हो गया, अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में यही चीज साबित करनी पड़ेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम कन्वीनियंस। समझ में आई बात? आप फोरम कन्वीनियंस साबित करते हो कोर्ट न्यायालय के समक्ष जाके। अब न्यायालय के समक्ष जाके क्या साबित करना है? फोरम कन्वीनियंस। कोर्ट जाओगे तो कोर्ट सबसे पहले कहेगा कि भाई क्यों ट्रांसफर कर दे केस को। मान लीजिए इंटर स्टेट भी है और हाई कोर्ट में चले गए, तो केस को हम क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्या वजह है कि हम लोग केस ट्रांसफर करें? कोई तो वजह होनी चाहिए आपके पास केस ट्रांसफर करने के लिए, कोई वजह है? यही साबित करना होता है कोर्ट में। अभी हम 23, 24, 25 को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आया, सेक्शन 20 समझ में आया। एक और पॉइंट लिख लीजिए लास्ट में, 20C, 20C डाल के लिखिए, 20C। वाद वहां भी संस्थित किया जा सकता है, वाद वहां भी संस्थित किया जाता है। द सूट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड देयर, द सूट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड देयर। वाद वहां भी संस्थित किया जा सकता है जहां वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा हुआ हो, जहां वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा हुआ हो। The suit can also be filed where the cause of action partly or wholly in arise. The cause of action partly or wholly arise. The cause of action partly or wholly arise. सूट वहां पे भी फाइल किया जा सकता है। इज इट क्लियर? चलें आगे। अब एक्सप्लेनेशन में आते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत पेचीदा है, उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। शाम में कौन आता है? शाम में कोई शाम को आता है क्या? शाम के भी 2-4 बच्चे हैं। अभी कितने नाम हो गए? अरे हमें क्यों काउंट कर रहा है, बच्चों की पूछा है आपसे। अरे यार, एक निशांत भी हो जाएगा ना। निशांत तो लीडर बन रहा था, उसी को जिम्मेदारी दी थी नाम लिखने की, खुद ही भाग गया। देखिए 5 तो बैठ ही सकते हैं गाड़ी में, है ना। 5-5, 10 लोग तो चल ही सकते हैं, 10 कर लो बस। अपने कितने हो गए? 6, निशांत 6, ठीक है बस। देखिए मेरे को कंसेंट लेटर चाहिए, लड़का या लड़की कोई भी हो। अच्छा तुम्हें जो बताना है बताओ, पर स्टे करना होगा वहां पे एक रात। हाँ ठीक है ना, रुकने का कर लूंगा। और जो टोल कटने का मैसेज आएगा घर वालों के मोबाइल पे, उसका क्या करेंगे? कितने में मिल रहा है आईफोन 16? अच्छा अभी उसकी रेट डिस्क्लोज नहीं हुई है, मंगवाना तो है 16। अपग्रेड करने का सबको, सबकी जिंदगी क्या चाहिए? अपग्रेड। 16 अगर इटली में अगर सस्ता पड़ रहा हो, इटली में वैसे सस्ता पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, 10,000 तो बहुत ही कम है। ऐसे तो अपने नेपाल भूटान में भी वो सस्ता पड़ता है। चलिए आगे चलिए, हम लोग एक्सप्लेनेशन में आते हैं। बस अरे बस तुम बात तो हल्की सी मेरी शुरुआत होती है, आप लोग बात में लग जाते हैं। तुम लोगों को पढ़ने से ज्यादा बातों में इंटरेस्ट लगता है मुझे। चलिए
एक्सप्लेनेशन देखिए, ए कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कोज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट इज ऑल्सो ए सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। निगम के बारे में समझा जाएगा कि वो भारत में के अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे वाद हेतु की बाबत जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुआ है जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान में कारोबार करता है। अब ये समझ में नहीं आएगा लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए सर आप ट्रेवल कर रहे थे बस से, आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं और आप बस से ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं कहां पे, जैसे दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बस में उसकी बस की सीट टूटी हुई थी, इसकी वजह से आपके कपड़े फट गए या आपका बैग फट गया, तो आपको केस करना है कंपनी पे। तो ये आपको केस करना है ए वर्सेस जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है ना। मैं बोलता हूं बी एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। रेड बस सिर्फ एक वो है, मीडिएटर है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो उसको आप कभी भी लायबल नहीं कर सकते, वो आपके लिए मीडिएटर का काम कर रहा है और सर्विस फीस ले रहा है अपनी। रेड बस के क्या कहीं नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। बी एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, तुम चाहो तो बना लो प्रॉपर पार्टी के चक्कर में, पर नेसेसरी पार्टी नहीं है वो प्रॉपर पार्टी हो सकती है पर नेसेसरी पार्टी, मतलब वो एक उचित पक्षकार हो सकता है लेकिन आवश्यक पक्षकार नहीं है रेड बस। समझ में आई बात? प्रॉपर पार्टी नेसेसरी पार्टी समझ में आने लगी होगी ना। उचित पक्षकार क्या होता है और आवश्यक पक्षकार क्या होता है? वो पक्षकार जिसके बिना निष्पादन नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? तो जनरली ए वर्सेस बी एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो बी एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी जो थी उसके बारे में सुनिए बाबा। अब इस पे केस फाइल करना है, इसके रिगार्डिंग है ये पूरा एक्सप्लेनेशन, जो स्पष्टीकरण है पूरा इसके रिगार्डिंग बात करता है कि केस कहां पे फाइल किया जाएगा। ठीक है, 3 जगह है। ये बैरेट कैसे बोलता है कि जहां पे भी कंपनी का प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, कहां केस फाइल हो सकता है? जहां पे भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है या फिर वर्किंग प्लेस है। अब कोई कंपनी का बताइए प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है क्या? अरे कंपनी क्या है, एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है। ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी समझिए क्या होता है सर? कंपनी हो गई, जैसे कोई कंपनी हो गई। अब कंपनी कोई इंसान है क्या? ठीक है, कोई इंसान है क्या कंपनी, जहां कंपनियां रहती होगी? तो उनके उनके केस में ना तो उनके पास रिजाइड होता है कहीं पे, ना उनका गेन है और नहीं कैरीज ऑन बिजनेस है। तो कहां जाएंगे वो लोग बताइए? इनका सिर्फ एक प्लेस ऑफ बिजनेस होता है या पर्सनल वर्क फॉर गेन होता है? इनका रिजाइड होता है, सिर्फ एक जगह होती है जहां पे ये लोग बिजनेस करते हैं। ये एक जगह होती है कि इनका बिजनेस यहां पे चल रहा है, ये होता है। दूसरी बात समझिए, कि जहां पे भी आपको केस फाइल करना है तो प्लेंटिफ हो आप 2 जगह रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हो, आप आपकी सीमाएं सीमित हो चुकी है। पहला, आप केस कहां फाइल करेंगे? सिर्फ जहां पे कोज ऑफ एक्शन आया हो। कहां पे केस फाइल करेंगे? जहां पर वाद हेतु को, या फिर जहां पे कैरीज ऑन बिजनेस हो। डायरेक्ट पढ़िए एक बार, अधीनस्थ कार्यालय है या ऐसे स्थान पे कारोबार है। समझ में आई बात? तो केस कहां का हो सकता है? जहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब जहां पे कारोबार चल रहा है। और 20C की अगर बात माने तो जहां पर वाद हेतु का है वहां पे भी केस फाइल कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? इसमें लिखिए, वेर एवर डिफेंडेड इज ए juristic person, wherever defendant is a juristic person, wherever defendant is a juristic person, that is a company
or a corporation that is a company or a corporation, then such defendant will not have a place of residence, or a place for personally working for gain, लिखिए, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखना स्टार्ट कीजिए। जहां कहीं भी प्रतिवादी एक न्यायिक व्यक्ति है, जैसे कि कंपनी या निगम, तो उस प्रतिवादी के पास किसी भी प्रकार का निवास करने का स्थान नहीं है, या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करने का स्थान नहीं है, विषय नहीं है। इसलिए वादी की वाद संसिद्ध करने के स्थान सीमित हो जाते हैं, और वह केवल वहां वाद संसिद्ध कर सकता है, जहां कारबार हो या वाद हेतुक उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, लिखिए। Thus the choice for plaintiff to file a suit get restricted. Thus the choice of plaintiff for filing a suit is got restricted, and he can file a suit only at the place of business. Or at the place of cause of action arises, or at the place of where cause of action arises, of the said company or corporation, अब कल इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए, मैं जनरली एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मैं आपको हेड ऑफिस के और ब्रांच ऑफिस के बात करूंगा, क्योंकि इसमें आगे वही बात हो रही है। हम इसमें लिखा हुआ है ना सर, कि जहां पे भी उसका सोल और या फिर प्रिंसिपल ऑफिस है, सोल या प्रिंसिपल ऑफिस लिखा है, देखो हिंदी में लिखा हुआ है, एकमात्र या प्रधान कार्यालय या किसी और कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय लिखा है ना। अधीनस्थ कार्यालय मतलब ऑफिस है। जैसे मान लीजिए मेरी एक ब्रांच है जिसका ऑफिस है दिल्ली में, सोल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। अरे मेरी ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मेरी जिस बस से आप आ रहे थे वो बस है मेरी, इसका ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस दिल्ली में। लेकिन इसका एक छोटा ऑफिस जयपुर में भी है, इसका एक छोटा ऑफिस जोधपुर में भी है, इसका एक छोटा ऑफिस अलवर में भी है, रेवाड़ी में भी है, जहां पे भी आपकी बस निकली, जहां पे आपका जेब कटी। अब केस कहां फाइल होगा, ये इसका जवाब मैं कल दूंगा। ठीक है,
कंपनी और कॉर्पोरेशन के केस में। समझ में आ रही बात? उसको कल पढ़ेंगे। That's all for today and see you tomorrow on the same time. बताइए कोई सवाल है तो हाँ। उसने रजिस्टर्ड करवाया नहीं करवाया है, वो सब कुछ उस पर निर्भर करता है। अगर आप रजिस्टर्ड हो एज ए कंपनीज के या फिर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो फिर आप ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर आपके ऊपर केस होगा। हाँ, ओनर के ऊपर होगा। फिर जो ओनर है उसके ऊपर होगा। जैसे राउस आईएएस है, अब जो राउस सर हैं जो पढ़ाते हैं उनके ऊपर केस हुआ क्या? क्योंकि उन्होंने कंपनी बना रखी है, और कंपनी जो होती है उसमें टीचर नहीं पकड़ाई में आता है। कौन पकड़ाई में आएगा? जो उसका सीईओ बैठा हुआ है। जो अभिषेक करके कोई आदमी था अभी राव आईएएस में, तो उसका जो वो मैनेजमेंट वो होता है। तुम लोगों ने कोलमैन वर्सेस कोलमैन नहीं पढ़ा क्या कंपनी लॉ के अंदर? अरे कंपनी लॉ पढ़ाई भी नहीं पढ़ा तुमने कॉलेज में। तो कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है। वो एक उसका जो वो कंपनी में जो डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, जो भी रेस्पॉन्सिबल मेंबर पे वो तुम देखना कभी भी जो कोचिंग वगैरह होती है ना, उसको रजिस्टर्ड करवा के किसी को दूसरे को सीईओ बनाते हैं। कभी मास्टर नहीं बनता है उसका। कभी कोई भी हादसा हुआ तो मास्टर जेल में चला जाएगा, फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? जो तुम्हारी पूर्व कोचिंग है उसमें कौन है सीईओ? कभी पता करना, वो भी एक रजिस्टर्ड कंपनी है। छोड़िए चलो। हाँ ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।